Hello students, welcome to today's newspaper analysis. As usual, we shall be covering the Tribune and the Hindu. So on the first page of Tribune, there is a title head saying government aiming to bring fatality rate under 1%. नीति आयोग के हेल्थ रिलेटेड एक मेंबर है मिस्टर वी के पॉल, उन्होंने कहा है कि इंडिया में फैटालिटी रेट को 1% से नीचे लाना ये इस समय मेन एम है। फैटालिटी रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ डेथ्स। आप इसको पर 100 काउंट कर लीजिए, आप इसको पर 1000 काउंट कर लीजिए, आप इसको पर लाख काउंट कर लीजिए, वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह से कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फैटालिटी रेट को 1% से नीचे लेकर आना। तो ट्रिब्यून के पेज नंबर 3 के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इंस्टॉलेशन ऑफ ग्रिड सोलर पंप्स, सरफेस पंप्स हों या सबमर्सिबल पंप्स हों, उनके लिए एक स्कीम जो है वो पंजाब में इम्प्लीमेंट होनी शुरू होगी, जिसमें 60% सब्सिडी जो है वो पंजाब के फार्मर्स को दी जाएगी इन पंप्स को लगाने के लिए। ये सोलर पंप्स होंगे और इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम है। तो प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम के बारे में हम थोड़ा सा जान लें। इट इज़ प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मार्च 2019 में इसको अप्रूवल दे दिया था और इसकी गाइडलाइंस जुलाई 2019 में फ्रेम हो गई थी। और इसका एम क्या था? टू इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर्स एंड प्रोवाइड सोर्स फॉर इरिगेशन एंड डीजलाइज द फार्म सेक्टर। तो डीजल जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटिंग फ्यूल भी है और फार्मर की कॉस्ट में भी ऐड करता है। तो कंपैरेटिवली अगर सोलर पंप्स, जो कि न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का एक बहुत अच्छा साधन है, उसके लिए जाएंगे तो फार्मर्स के लिए एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो है वो इसमें से निकल सकता है। तो दिस वाज ए स्मॉल इंट्रोडक्शन टू द पीएम कुसुम स्कीम। और इस कुसुम स्कीम के तहत फार्मर्स, ग्रुप ऑफ फार्मर्स, पंचायत, कोऑपरेटिव सोसाइटीज कैन अप्लाई टू प्लांट ए सोलर पंप। अगेन ट्रिब्यून के लास्ट पेज के ऊपर यहाँ पर एक टाइटल हेड है, 10,000 बेड कोविड केयर सेंटर इन दिल्ली छतरपुर इनॉग्रेटेड। ये दुनिया की लार्जेस्ट फैसिलिटी है और इसको अप्रॉक्सीमेटली इसके अंदर 10,000 बेड्स का अरेंजमेंट है। 12 दिन के अंदर ये फैसिलिटी जो है वो बिल्डअप कर दी गई और इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 200 एनक्लोजर्स बनाए गए हैं। 1700 फीट बाय 700 फीट का एरिया है। इसके अंदर 2 सेगमेंट्स बनाए गए हैं, कोविड केयर सेंटर और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर, जहां पर ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम होगा। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी फैसिलिटी जो है वो इस समय इनॉग्रेट हुई है न्यू दिल्ली छतरपुर में। उसके बाद लास्ट पेज के ऊपर ही एक सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट रेफरेंस है। अभी आप हमने सुना है कि देखा है कि 59 ऐप्स को बैन कर दिया गया। तो इसके पीछे की अथॉरिटी कहाँ से आती है, तो इसके बारे में हमें डेफिनेटली जानकारी होनी चाहिए। साथ साथ में SFJ, सिक्स फॉर जस्टिस, इनकी 40 वेबसाइट्स थी जिसको बैन कर दिया गया। जो SFJ था ये एक प्रो खालिस्तान आउटफिट था और इनको अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के अंडर ये सब किया गया। और साथ में ही ये दोनों डिसीजंस जो हैं, इनके लिए जो प्रॉपर अथॉरिटी है वो सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट दैट एम्पावर्ड द गवर्नमेंट टू ब्लॉक ऑनलाइन कंटेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेनिटी। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी, डिफेंस, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशनशिप विद फॉरेन स्टेट्स और पब्लिक ऑर्डर, और फॉर प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट टू द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस रिलेटिंग टू दीज ग्राउंड्स। Many of the grounds mentioned in Section 69A of Information Technology Act, including public order, sovereignty, integrity of India, were not there in the original constitution and were added to Article 19 Clause 2 by the First and 16th Amendment. Amendment आप नोट डाउन कर लीजिए, First and 16th Amendment के थ्रू ये ऐड हुए हैं।
और सुप्रीम कोर्ट की जो है फोरसाइट थी। एक्चुअली ये एक्ट्स चैलेंज हुए थे। 69A जो है वो सुप्रीम कोर्ट की थोड़ी सी फोरसाइटेडनेस के कारण ये एक्ट जो है वो बच गया, ये सेक्शन बच गया। एक्चुअली में केस हुआ श्रेया सिंघाल केस 2015 में जिसमें 66A सेक्शन, 69A एंड 79 IT एक्ट को चैलेंज किया गया था। सेक्शन 66A क्या था? That gave sweeping powers to the police to arrest individuals for posting annoying or offensive comments in cyberspace। तो साइबर स्पेस के ऊपर किसी भी तरह के अनोइंग ऑफेंसिव कमेंट्स के कारण किसी भी इंडिविजुअल को अरेस्ट किया जा सकता था। सेक्शन 69A एंड 79 empowered the government to block online content and provided for exemption from liability of intermediaries in certain cases। तो ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करने की पावर 69A और 79 सेक्शन के अंदर मिलती है गवर्नमेंट को। 66A को तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, कारण उन्होंने कहा कि ये राइट टू फ्री स्पीच को कर्टेल करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 69A की वैलिडिटी को अपहेल्ड किया और आज यही सेक्शन 69A का इस्तेमाल करते हुए SFJ की 40 वेबसाइट्स को और 59 चाइनीज एप्स को बैन किया गया। अब यहां पर यह बात समझने वाली है कि ये आर्टिकल 19 क्या है। आर्टिकल 19 हमारे संविधान का चैप्टर 3 आर्टिकल 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स के अंदर दिया गया है। अगर हम आर्टिकल 19 पढ़ें तो आर्टिकल 19 की जो क्लॉज 1 है, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा। ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 66A इसी वजह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, and to practice any profession or to carry out any occupation, trade or business। और इसी का जो क्लॉज 2 है उसमें लिखा गया है reasonable restriction on the exercise of the right conferred by द सेड सब क्लॉजेस। मतलब जो ऊपर बातें की गई हैं, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन अगर वो इंडिया की सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशनशिप विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी के अगेंस्ट जाता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है, डिफेमेशन किसी की बदनामी करता है, इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस किसी को भड़काने का काम करता है, तो इसको कर्टेल किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, हमारे फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, सोची समझी रिस्ट्रिक्शंस हैं। फंडामेंटल राइट्स हमारे एब्सोल्यूट नहीं है। तो ये जो 19 क्लॉज 2 है, ये बताता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। तो सेक्शन 69A को जो पावर है वो यहां से मिलती है। लेट अस स्टार्ट विद द हिंदू। हिंदू के पेज नंबर 1 के ऊपर अगेन चाइना का जो इस समय एक्सपेंशनिज्म का एजेंडा है, जिसको मोदी जी ने बहुत ओवरवेलमिंगली क्रिटिसाइज किया नीमू में, उसके साथ जुड़ी हुई एक और खबर, हमारा एक और पड़ोसी देश है भूटान, उनके साथ बाउंड्री डिस्प्यूट के अंदर चाइना इन्वॉल्व हो गया। क्यों इन्वॉल्व हो गया? चाइना और भूटान की बाउंड्री भी कभी भी क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है। तो डेज आफ्टर भूटान सेंड चाइना ए डायमार्श, यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है डायमार्श। डायमार्श का मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेप और इनिशिएटिव, या हम कह दें कि एक स्टेट द्वारा, जैसे भूटान है, उनके द्वारा चाइनीज ऑफिशियल्स को एक पॉलिटिकल मैसेज भेजना कि ये हमारे कॉज ऑफ कंसर्न है आपके साथ, तो दैट इज डायमार्श। तो एक पॉलिटिकल स्टेप और इनिशिएटिव। तो डायमार्श भेजा था। यहां पर अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री के बिल्कुल साथ, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये वाला हिस्सा, दिस इज अरुणाचल प्रदेश, दिस इज भूटान।
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिस इज, अगर मैं इधर से चलूं, दिस इज नेपाल, दिस इज सिक्किम, दिस इज भूटान एंड दिस इज अरुणाचल प्रदेश। तो यहां पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो ब्लैक में आपको नजर आ रही है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, इट इज सेक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इस सेक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी से एक फंड मिलना था। चाइना ने ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी द्वारा ये जो फंड सेक्टेंग सेंचुरी को दिया जाने था, उसको डिसरप्ट करने की कोशिश की गई, ये बोल के कि ये एरिया डिस्प्यूटेड है, ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। जबकि भूटान ने ये बात कही है कि ऑलरेडी 2018-19 में ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी से ग्रांट इस पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए आई है। सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए ये ग्रांट ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ने भूटान की इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में दी थी, और उस समय चाइना ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया था। तो अब चाइना ने इसको एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी बताते हुए मिलने वाली ग्रांट को रोकने की कोशिश की है। तो थ्री स्पेसिफिक एरियाज यहां बताए गए हैं जहां पर जिनको लेकर टॉक्स हुई हैं। एक है जकारलंग एंड पसामलंग इन द नॉर्थ भूटान, चुम्बी वैली वेयर डोकलाम इज सिचुएटेड, जहां डोकलाम की दिक्कत हुई थी इंडियन और चाइनीज ट्रूप्स के बीच में 2017 में। तो इन एरियाज को लेके बात हुई है, लेकिन इस एरिया को लेके सडनली चाइना का इस तरह का एक एटीट्यूड रखना, अगेन इट्स ए वरीसम डेवलपमेंट इन दिस पर्टिकुलर रीजन ऑफ द वर्ल्ड। और जहां तक बीच में मेंशन ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी की बात है, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी जो है ये 1992 में जब रियो अर्थ समिट हुई थी तब ये एस्टैब्लिश की गई थी। वॉशिंगटन डीसी में इनका हेडक्वार्टर है, और इनका जो काम है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी का, ये ग्रांट्स देते हैं फॉर प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल वाटर्स, लैंड डिग्रेडेशन, ओजोन लेयर्स, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, मर्करी, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल सिटीज। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को फंड करता है। तो यहां पर भी इसी तरह की प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए, जो कि वाइल्ड लाइफ के साथ जुड़ी हो सकती हैं, ये फंड भूटान को मिलना था। और यहां पर चाइना ने अपनी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करनी शुरू कर दी। तो दिस सेंचुरी इज क्लोज टू अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर। देन अगेन पेज नंबर 1 के ऊपर, वैक्सीन ट्रायल्स टेक 6 to 9 months। WHO चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन जी ने यह बताया है कि जो ICMR की लेटर थी, जिसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है कि 15 अगस्त तक जो है वो ICMR ने कहा है कि हम इस वैक्सीन को बना लेंगे, तो उसमें इन्होंने कहा है कि ये रियलिस्टिक टारगेट नहीं है। वैक्सीन ट्रायल्स को 6 to 9 months का टाइम जो है वो लग सकता है, और फेज 3 ट्रायल्स इन पर्टिकुलर जो है वो 6 to 9 months ले सकते हैं। जब हालांकि बाद में ICMR ने ये क्लियर भी किया कि उनकी इस लेटर का जो मतलब था वो रेड टेपिज्म, मतलब ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को टेम करना और एक्सपीडिएट करना प्रोसेस को, कि ये सारा का सारा जो है वो हमारा मकसद था। तो WHO ने ये कहा है कि फेज 3 के ट्रायल्स जब तक कंप्लीट नहीं होते, जो कि एक एक्चुअली में प्रोसीजर है किसी भी वैक्सीन को मार्केट में लाने से पहले का, तब तक कोई भी वैक्सीन मार्केट में नहीं आ सकती। तो ये ICMR की स्टेटमेंट को लेके कंफ्यूजन जो है वो हुआ है। उसके बाद पेज नंबर 8 के ऊपर, कोवैक्सीन ट्रायल टू किक ऑफ इन बेलागवी सून। तो एरिया का नाम आया है। तो कर्नाटका के अंदर बेलागवी में जीवन रेखा एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, मॉनिटर्ड बाय ICMR एंड भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। ये एक प्राइवेट कंपनी है जो कि इस वैक्सीन को डेवलप करने का काम कर रही है। तो यहाँ पर 200 हेल्दी वॉलंटियर्स के ऊपर ये ट्रायल्स शुरू होंगे। तो जगह का नाम,
उसके बाद ड्रग्स अंडर रिव्यू आफ्टर ट्रायल्स रिजल्ट। इस समय बहुत सारे रिजल्ट्स के ऊपर पैरेलल जो है वो रिसर्च चल रही है, पैरेलल ट्रायल्स चल रहे हैं और इनको रिव्यू किया जा रहा है। बहुत सारे ड्रग्स जो हैं वो मार्केट में पेशेंट बेड साइड पर पहुंचना भी शुरू हो गए हैं, हालांकि उनके ऊपर अभी भी रिसर्च चल रही है। जो पार्शियल डेटा अवेलेबल था उसके बेस पर ये ड्रग्स मार्केट में आने शुरू हुए हैं, जैसे रेमडेसिविर है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है, जबकि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के ट्रायल्स को विड्रॉ कर लिया गया है। लोपिनाविर है, रिटोनाविर है, फेविपिराविर है। तो ये कोविड-19 पेशेंट्स तक पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी भी ये सारे के सारे ड्रग्स जो हैं ये कांस्टेंट मॉनिटरिंग एंड रिव्यू के अंडर हैं। दिस इज व्हाट आवर हेल्थ मिनिस्ट्री इज सेइंग। देन FAO इश्यूज लॉकस्ट अलर्ट फॉर इंडिया। लॉकस्ट स्वॉर्म्स के बारे में आपने समझना हो तो SKI ब्रेन ट्रेन के ऊपर लॉकस्ट स्वॉर्म्स के साथ जुड़ा हुआ एक वीडियो है, देखिए, आगे भी फॉरवर्ड कीजिए। आपके सर्कल के अंदर जो लोग प्रेपरेशन कर रहे हैं उन तक आप सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने हाई अलर्ट जारी किया है अगले 4 हफ्तों के लिए, और राजस्थान तो था ही था, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार कि आने वाले दिनों में यहाँ पर और ज़्यादा लॉकस्ट अटैक्स जो हैं वो हो सकते हैं। जहाँ तक FAO की बात है, ये यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिनका काम है ग्लोबली हंगर को डिफीट करना, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना, फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना। और ये जो संस्था है 1945 में ये जो है ये बॉडी बनी, रोम इटली में इनका जो है वो हेडक्वार्टर है। तो बहुत ही एक प्रोमिनेंट संस्था मानी जाती है यूनाइटेड नेशंस की। उसके बाद पेज नंबर 10 के ऊपर फूड ग्रेन ऑफटेक बाय स्टेट्स राइजेस शार्पली। इसमें बताया गया है कि इस बार जैसे जो गवर्नमेंट के स्टॉक्स होते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास, उनमें से जो लिफ्टिंग ऑफ द फूड ग्रेन्स हुई है, जो स्टेट्स ने लिफ्टिंग की है, वो बहुत शार्पली राइज हुई है। क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पर PM गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नवंबर तक एक्सटेंशन दिया गया, तो डेफिनेटली स्टेट्स को ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें उन्होंने 5 किलोग्राम पर फैमिली मेंबर के हिसाब से, और चना भी देना है और राइस और व्हीट भी देना है 5 किलोग्राम पर फैमिली मेंबर के अनुसार। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा FCI के गोडाउन से स्टेट्स ने अपना अपना कोटा जो है वो उठाया है, स्टेट्स अपना अपना शेयर जो है वो उठा रही हैं। और पिछले साल 90.71 लाख टन था इसी समय, और इस बार ये 192.34 लाख टन है। तो यहाँ से पता चलता है कि हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर बफर स्टॉक्स भी अवेलेबल हैं। हमारे पास ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका इस्तेमाल हम इस पैंडेमिक की सिचुएशन में अपनी पुअर जो पॉपुलेशन है उसको सपोर्ट करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स के लिए और अंत्योदय अन्न योजना जो है ये आप कह लीजिए पूरेस्ट ऑफ पुअर सेक्शंस के लिए। और प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स किनको बोलते हैं? ऐसे हाउस होल्ड्स जो स्टेट लेवल पर इस तरह की फूड एलोकेशन के लिए क्वालिफिकेशंस अचीव करते हैं या रखते हैं, उनको राशन कार्ड इशू किया जाता है, उनको प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स बोला जाता है। उनको फूड सप्लाई करना है नवंबर तक। और मोर ओवर जो नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स हैं उनके लिए भी 21 रुपए पर केजी और 22 रुपए पर केजी व्हीट एंड राइस रिस्पेक्टिवली जो है वो देना है। तो इस वजह से स्टेट्स ने जो है वो FCI से जो फूड ग्रेन है उसका ऑफटेक जो है वो बढ़ा दिया है। तो यहां से आपको समझ आना चाहिए कि बफर स्टॉक्स की मेंटेनेंस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी हमारे देश के अंदर बहुत बड़े लेवल पर प्रोडक्शन होती है तो वहां से हमारी गवर्नमेंट्स अच्छे बफर स्टॉक्स मेंटेन करती हैं। उसके बाद अगर हम चले आज के एडिटोरियल पर, तो एडिटोरियल के ऊपर 3 आर्टिकल्स हैं। पहली बात जो एक टाइटल है 3 मैसेजेस ऑन मोदीज ले विजिट। मोदी जी ने वहाँ पर जो है वो हमने पढ़ा, यहाँ पर आर्टिकल के अंदर कुछ शब्दों का मेंशन किया गया है कि दिस इज द ईरा ऑफ एवोल्यूशन। विकासवाद, विस्तारवाद या कॉलोनियल एक्सपेंशनिज्म का ईरा नहीं है। और एक्सपेंशनिस्ट फोर्सेस जिन्होंने हिस्टोरिकली ह्यूमैनिटी को हार्म किया था, दीज हैव बीन इरेज्ड और फोर्स्ड टू रिलेंट। और हमें टेरिटोरियल एग्रेशन के अंदर एंगेज नहीं होना चाहिए।
और चाइना को याद दिलाया कि किस तरह आपके ही जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के लीडर्स रहे हैं हिस्ट्री में, उन्होंने इंपीरियलिज्म को किस तरह से रेजिस्ट किया था। हालांकि इसी आर्टिकल के अंदर बताया गया कि चाइनीज एम्बेसी ने यह डिनाई किया कि हमने कोई एक्सपेंशनिस्ट मूव किया है, और इंडिया की पीस और ब्रेवरी के कॉम्बिनेशन को हमारे प्रधानमंत्री ने यहाँ पर जो है वो हाईलाइट किया, और इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने स्ट्रेस दिया था। तो एक बहुत ही अच्छा मैसेज जो है यहाँ से दिया कि हम इंडिया के सोल्जर्स को, इंडिया की जनता को एश्योरेंस दिया, चाइना को एक स्ट्रांग मैसेज दिया, और वर्ल्ड कम्युनिटी को इंडिया की स्ट्रेंथ के बारे में उन्होंने अवगत करवाया। तो ये आर्टिकल ये बता रहा है। उसके बाद देन कोविड-19 वैक्सीन के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसमें अगेन जो डॉक्टर बलराम भार्गव हैं, ICMR के हेड, उनके द्वारा लिखा गया लेटर जिसमें 15 अगस्त की डेडलाइन दी गई थी, वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहा। तो जिसमें ये आर्टिकल बताता है कि बाद में इस एजेंसी ने क्लैरिफाई किया कि टू इन्फ्यूज ए सेंस ऑफ अर्जेंसी so that we can make this vaccine as early as possible and there are no plans to deviate from the rule book। कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं वैक्सीन के प्रोटोकॉल्स के, तो उन्होंने इसके बारे में क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की है इस आर्टिकल के थ्रू। और हालांकि वर्ल्ड ओवर ड्रग टेस्टिंग और वैक्सीन ट्रायल्स के रूल्स को रिलैक्स किया गया है, लेकिन जो साइंटिफिक रिगर है, जो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है, उसके साथ कहीं पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। रीजन भी ये वैक्सीन्स की जो सेफ्टी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी और एफिकेसी दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। वैक्सीन्स बनाए कैसे जाते हैं, ये अगेन आप SKI ब्रेन ट्रेन के ऊपर जाके समझ सकते हैं कि वैक्सीन किस तरह से बनता है, अलग अलग तरह के वैक्सीन्स कैसे कैसे होते हैं। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, वहां से जरूर देखिएगा। तो हेल्दी वॉलंटियर्स के अंदर जो ट्रायल वैक्सीन है उसको डाला जाता है इस उम्मीद से कि हेल्दी पर्सन सिक नहीं होगा और इम्यून सिस्टम को सिर्फ इतना ही इन्विगोरेट करेगा कि प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएं। हजारों लोगों के ऊपर ये टेस्ट जो है वो होते हैं और ये उम्मीद की जाती है कि वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स विल बी बेटर प्रोटेक्टेड एज कंपेयर टू अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स। तो प्रिंसिपल्स को जो है हम रश नहीं कर सकते, ये आर्टिकल के अंदर बताया गया है। कोवैक्सीन के डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है कि कोवैक्सीन जो है इसको जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं उसके अनुसार डेवलप किया जाएगा विदाउट ए हरी, और अनसर्टेनिटी के लिए कोई जगह इसके अंदर नहीं है। तो अल्टीमेटली आर्टिकल ये कह रहा है कि हमारे पास एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और कोविड-19 की वैक्सीन की अर्जेंटली हमें जरूरत है, लेकिन साइंटिफिक प्रोटोकॉल के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो दिस वाज फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स के अंदर ड्रॉप कीजिएगा। थैंक्स लॉट। Stay safe, stay inside, keep visiting and keep spreading the channel. Have a good day.